हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम्भोज जीएस एकेडमी। तो आज हम लोग जो है सिविक्स के क्लास 10 का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सेशन जो स्टार्ट करने का मेन मोटिव था कि एक सोशल स्टडी के क्लास 10th का रैपिड रिवीजन कोर्स हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करें, जिसमें बच्चे इस रिवीजन को, इस सेशन को देख करके रिवीजन करें और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकें। ठीक, तो ये इस सेशन का तीसरा लेक्चर है और हम लोग तीसरे चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग, और रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और कास्ट का मतलब होता है जाति। इसी आधार पर, इसी तीनों को आधार पर जो है पूरे चैप्टर को बनाया गया है, जिसमें ये चीज है दिया गया है कि हमारे सोसाइटी में कि पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में जेंडर का क्या रोल है अलग अलग, इसके अलावा रिलीजन का क्या रोल होगा, अलग अलग धर्मों का किस प्रकार से रोल है पॉलिटिक्स में, और कास्ट का, जाति का क्या प्रभाव पड़ता है या क्या रोल है हमारे पॉलिटिक्स में, इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग डिटेल में जानेंगे और इसी के बारे में पूरा का पूरा लेसन दिया हुआ है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पहले में दिया है कि हायरार्किकल एंड मेल डोमिनेंट सोसाइटी। समझते हैं ध्यान से इसका मतलब क्या होता है। हायरार्किकल का मतलब होता है कि हमारे यहाँ एक वंशानुगत या परंपराओं से चलते आ रहा है, और कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी हमारी वो कैसी है, मेल डोमिनेंस है। मेल डोमिनेंस का मतलब होता है कि हम लोग प्रीफर ज्यादा किसको करते हैं, मेल को। किसी भी कार्य होता है उसको पहले हम लोग पुरुष को ही रखेंगे। ठीक, जैसे पुराने समय में क्या होता था कि पहले किसको बनाया जाता था, राजा। राजा सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, मेल होगा, फीमेल नहीं हुआ करती थी। पुराने समय में मध्यकाल में बात किया जाए तो सिर्फ इकलौती एक महारानी हुआ करती थी, रजिया सुल्तान, जिनको वो भी मरवा दिया गया। वहां पर वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स ने ये चीज कहा कि नहीं, औरतें जो हैं शासन नहीं कर सकती हैं, औरतें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं, घर के कामों के लिए बनी होती हैं, इसलिए उनको मरवा दिया। तो ऐसे ही ये हायरार्किकल का मतलब होता है वंशानुगत ऐसे चलते आ रहा है कि केवल मेल ही ये काम कर सकते हैं और फीमेल नहीं कर सकती हैं। ठीक, इसी सिलसिले में एक दिया हुआ है कि एक डिफिनेशन दिया हुआ है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है कि पैतृक या रूढ़वादी। रूढ़वादी का मतलब होता है बहुत पुरानी सोच जिसकी होती है, उसको कहते हैं कि स्टेरियोटाइप कहा जाता है। देखो लिखा है ना, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, इसका मतलब होता है बहुत पुरानी सोच जिसकी होती है कि मेल कैन डू एंड फीमेल कैन नॉट डू। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि इस काम को केवल पुरुष ही कर सकता है, इस काम को केवल महिला कर सकती है। जैसे तुम एक महिला हो या तुम एक लड़की हो, तुम इन काम को नहीं कर सकती हो, तुम पुरुष हो, तुम ही इस काम को कर सकते हो। इसको कहा जाता है स्टेरियोटाइप। दूसरे लैंग्वेज में जो अगर भाषा में कहें कि जैसे अगर लड़की खेलना चाहे कोई चीज, ऐसा गेम है, जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए क्रिकेट। ठीक, तो आज भी हमारे सोसाइटी में कई लोग कह देंगे कि तुम लड़की हो, क्रिकेट खेलोगी। या फिर अगर वो कह दिया कि मुझे जॉब करनी है बाहर जा करके, किसी दूसरे सिटी में, बड़े सिटी में जा करके, तो भी लोग नकार देते हैं ये कह करके कि तुम लड़की हो, तुम जा करके दूसरे सिटी में जा करके अकेले रहोगी, किस तरीके से रहोगे, कैसे रहोगे। ये सब जो है हमारे आज भी समाज में चलते आ रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्टेरियोटाइप कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगला भाग दिया हुआ है, किसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। ठीक, आप समझते हैं ध्यान से कि ये जो सोसाइटी में है कि पब्लिकली किस प्रकार से वुमेन्स का रोल है और प्राइवेटली किस प्रकार से है। प्राइवेटली का मतलब होता है आपके घर में कि किस तरीके से फीमेल को ट्रीट किया जाता है, और पब्लिकली का मतलब होता है सोसाइटी किस तरीके से फीमेल को या वुमेन्स को ट्रीट करती है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि वुमेन आर डूइंग ओनली हाउस वर्क। ठीक, इसको कहा जाता है वर्क इनसाइड होम। ठीक, समझते ध्यान से। वर्क इनसाइड होम का मतलब क्या होता है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर के ही कामों को कर सकती हैं और बाहर के कामों को नहीं कर सकती हैं, जो कि हमारी सोच में, हमारे आज भी सोच में ये व्याप्त है। ठीक है, आज भी लोग छोटे छोटे गांव में या फिर और छोटे छोटे एरिया में कहते रहते हैं कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ घर के कामों के लिए बनी हैं, जैसे क्लीनिंग के लिए हो गया, कुकिंग के लिए हो गया, टेक केयर ऑफ चाइल्ड हो गया, फिर टेलरिंग के लिए हो गया। इसका मतलब घर की सफाई करना या वॉशिंग, कपड़े धोना, खाना बनाना, पोछा लगाना, बच्चों की देखभाल करना, इसी के लिए लड़कियां होती हैं। मतलब इनसाइड वर्क जो होता है होम, उसको कार्य करने के लिए होती हैं। और लड़के किसके लिए होते हैं, मेल जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा काम कर सकते हैं, आउटसाइड होम। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाहर के काम के कर सकते हैं, जैसे जॉब करना या फिर खेत में काम करना या फिर विदेश में जाकर के रहना या कहीं और राज्य में जाकर के रहना, वहां काम करना। ये सारा कुछ काम कौन कर सकता है, मेल कर सकता है। और फीमेल सिर्फ और सिर्फ इनसाइड का वर्क जो होता है होम, उनको कर सकती हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि
फीमेल और मेल को इस प्रकार से भेदभाव करना कि ये सिर्फ लड़कियां घर के कामों के लिए बनी होती हैं और लड़के बाहर के कामों के लिए बना होता है। ठीक है, ठीक ये चीज। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि रोल इन पब्लिक लाइफ्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमल, यहां पर समझते ध्यान से, रोल इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ का मतलब मैंने अभी बताया था कि समाज में किस तरीके से कितना रोल है इनका। ठीक, तो समाज में भी आज भी जो है महिलाओं का रोल बहुत सदियों से ऐसे चलते आ रहा है जो बहुत ही कम से कम रहा है, कि जैसे ना ही उनको पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हिस्सा मिला है, ना ही पहले तो इतना तक ये था कि महिलाओं को 1% कहीं से सीट नहीं मिलती थी, ना कहीं लड़ती थी, अगर चुनाव लड़ती भी थी तो लोग कोई उनको वोट नहीं करता था, ये सब हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिफोर द इंडिपेंडेंस ओनली मेल कैन डू ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब एंड वोटिंग। ठीक, इसका मतलब है कि जब हमारे स्वतंत्रता नहीं मिली थी या फिर जब हमारा संविधान नहीं बना था तो उससे पहले यह चीज था कि महिलाएं जो है बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती हैं, ऐसा व्याप्त था। अगर कोई महिला बाहर जाकर के काम भी करती थी तो उसको लोग कहते थे कि ये अच्छी महिला नहीं है, या फिर ये अच्छे घर की संस्कार नहीं मिले हैं इसको, बहुत तरह तरह के ताने मिलते थे उसको सुनने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ऑफिस जॉब वो नहीं कर सकती थी, या गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं करती थी, ना गवर्नमेंट जॉब में उसको प्रायोरिटी दी जाती थी। इसके अलावा वोटिंग राइट्स उनके पास थे। वोटिंग राइट्स का मतलब महिलाएं पहले हमारे यहाँ वोट भी नहीं कर सकती थी, भले ही 18 साल की हो चुकी हूँ, ये सारे राइट्स इनको नहीं मिले हुए थे। ठीक, आ रहा है यहां तक, समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट वर्ल्ड लेवल, कि वुमेन्स ने पार्टिसिपेट कैसे किया वर्ल्ड लेवल पर, और वुमेन्स को जो है आगे कैसे बढ़ाने में मदद किया, और वुमेन का रोल कैसे धीरे धीरे बढ़ा, इसके बारे में दिया है। तो लिखा कि प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन, ठीक है, फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन द ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समझते ध्यान से, कार्ड फेमिनिस्ट। समझते इसका मतलब क्या होता है कि प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन, पूरे वर्ल्ड लेवल पर महिलाओं ने एक अपना एक अलग से संगठन बनाया, और इसमें उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, आंदोलन किया कि नहीं, महिलाओं को भी क्या देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी और स्टेटस देना चाहिए। इसका मतलब जैसे कि महिला भी क्या करें, वोटिंग राइट्स में भाग ले सकें, वो भी चुनाव लड़ सकें, वो भी देश के विकास में भाग ले सकें, वो भी बाहर जाकर के काम कर सकें, एजुकेशन ले सकें। ये सारा काम जो है जैसे पुरुष एक करता है वैसे महिला भी करें। ठीक है, तो इसको कहा जाने लगा फेमिनिस्ट। ठीक, फेमिनिज्म इसको कहा जाने लगा। और फेमिनिस्ट क्या होता है, पीपल हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द मेन एंड वुमेन। समझते ध्यान से कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं कि महिलाओं को और पुरुषों को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले सब क्षेत्र में, चाहे किसी भी सेक्टर में हो गया, जॉब के हो गया, एजुकेशन के हो गया, या फिर फैमिली में हो गया, ठीक है, सोसाइटी में हो गया, कहीं भी हो, जितना अगर किसी मेल को माना जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, उतना ही अपॉर्चुनिटी एक फीमेल को भी दिया जाना चाहिए हर जगह पर। इसको कहा जाता है फेमिनिस्ट। ठीक है, आगे बात समझे ना। ठीक, जैसे एक कुछ दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, कंट्री लाइक स्वीडन, नॉर्वे, वुमेन पार्टिसिपेशन इज हाई। इसका मतलब है कि जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सभी देश जो हैं, या फिर कनाडा हो गया, इन देशों में जो है सबसे बहुत ही ज्यादा महिलाएं भाग लेती हैं। यहां तक कि महिलाएं वहां पर रात रात में काम करती हैं, रात रात भर तक काम करती हैं। तो ये सारा है कि महिलाएं जो है बाहर जाकर के वहां काम करती हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम औरत हो तुम काम नहीं कर सकती हो। ऑफिस जॉब करती हैं, मैनेजर की जॉब करती हैं, हाउस कीपिंग की जॉब करती हैं, इसके अलावा अगर टीचर की, लॉयर की, ठीक, इन सब सेक्टर्स में, यहाँ तक कि साइंटिस्ट तक हो चुकी हैं। तो हर सेक्टर में जो है महिलाएं भाग लेती हैं और जॉब करती हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला वहां पर है नहीं। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है कि हमारे सोच के ऊपर है, और हमारी सोच तब बदलेगी जब हमें एजुकेशन लेंगे। ठीक, तो फेमिनिस्ट वाला जो हो गया, ठीक है। तो कंट्री कुछ है स्वीडन, जहां पर, यहां पर मैंने बताया ना कि रात रात में भी काम करने वाले हैं, रात को आना जाना कोई भी ऐसी नहीं है रिस्ट्रिक्शन की, नहीं तो रात हो गई है कि लड़की हो या औरत हो तुम बाहर नहीं निकल सकती, बाहर नहीं जा सकती, या तुम्हें नहीं बाहर काम जाकर के काम करना चाहिए, या बाहर जाकर तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसी कोई भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ कहां पर, एशिया के कुछ ही देशों में, वो भी जो पिछड़े अभी देश हैं, ठीक, जहां पर एजुकेशन अभी बहुत निचले स्तर पर है, इन्हीं देशों में ज्यादातर ये व्याप्त है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, लिखा है कि पैट्रियार्चिकल सोसाइटी, ठीक, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे। ठीक है, समझते ध्यान से। पैट्रियार्चिकल सोसाइटी का मतलब होता है कि यहाँ पर पैतृक सोसाइटी समाज है। पैतृक समाज का मतलब होता है कि पिता का जो भी संपत्ति है या पिता की जो भी विरासत मिली हुई है, उसकी
जमीन जायदाद पैसे पावर सब कुछ किसको मिलेगा, उसके बेटे को मिलेगा। होता है कि नहीं हमारे यहाँ, ठीक, उसकी बेटी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटी को हमारे यहाँ ये माना जाता है पराया धन है, आज है 2 4 10 साल 20 साल 25 साल बाद उसको जैसे ही बड़ी होगी शादी के लायक उसको शादी करके दूसरे के घर भेज देना है, ठीक, ये चीज माना जाता है। तो हमारे यहाँ इसी को कहते हैं कि पैट्रियोटिकल सोसाइटी। इसका मतलब पैतृक जो संपत्ति है या पैतृक जो भी संपदा है सब कुछ किसको देना है, अपने बेटे को ही देना है, बेटी को नहीं देना है, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि जिसके वजह से वुमेन्स क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस करती हैं बहुत सारे कंडीशंस में। किस तरीके से उनको दबाया जाता है या फिर उनको शोषण किया जाता है, ठीक है, उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं। लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि लिटरेसी रेट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि 54% वुमेन केवल पढ़ी हुई थी, ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार केवल 54% महिलाएं ही पढ़ी थी, जबकि मेल कितने पढ़े हुए हैं, 76% है ना, 76% मेल्स पढ़े हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि वुमेन जो है मात्र 54% पढ़ी हुई थी। इसका मतलब जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में क्या है, बहुत लो है कि नहीं यहाँ पर कंपैरेटिवली टू मेन, हो गया ना। तो इसका मतलब है लोग चाहते हैं कि वुमेन कम पढ़े लेकिन वुमेन को ज्यादा पढ़ाने के लिए प्रेफर करते हैं, हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 महिलाओं को देखा जाए तो केवल 54 महिलाएं ही क्या करने जाती थी, पढ़ने के लिए जाती थी। 46 महिलाएं हमेशा कहाँ रहती थी, 46 लड़कियां घर पर ही रहती थी, घर के ही काम करती थी और नहीं कुछ करना होता था इनको, ठीक। दूसरा होता था कि 76% मेल, इसका मतलब हो गया कि हर 100 इंसानों में, हर 100 आदमी में कौन पढ़ने जाता था, 76 आदमी स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। 24 आदमी वही नहीं पढ़ने जाते थे जिनके या तो फाइनेंशियली वो वीक रहते थे या फिर उनको पढ़ने का रुचि नहीं रहता था, केवल वही नहीं जाते थे, ठीक। आगे लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन, समझते हैं ध्यान से, लोअर लिखा हुआ है, ठीक। हायर एजुकेशन में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन वो भी बहुत कम है। बहुत कम का मतलब है 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र इन 54% में 16% ऐसी महिलाएं थी जो ग्रेजुएट्स थी। उसके पहले और ज्यादा हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स नहीं हुआ करते थे। तो इतना ज्यादा हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन महिलाओं का कम था, जिसके वजह से तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्स प्रीफर स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन बॉयज एजुकेशन। समझते ध्यान से, कारण क्या है कि वुमेन हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं हमारे यहाँ, जो समाज है या पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो कैसी है, मीडियम फैमिली ज्यादा यहाँ पर रहती है, ठीक। उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है, मीडियम टू लो रहती है, जिसके वजह से वो कई सारे लोगों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। एक साथ लोगों को, अपनी बेटे को 4 या 2 बेटियों को, 2 बेटों को या फिर एक बेटी को एक साथ नहीं पढ़ा सकती हैं, क्योंकि बाहर जाने का मतलब है कि बाहर जा करके उनका फीस, रहना, खाना, सब कुछ जो देखना होता है, जिसके वजह से इतना पैसे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम किसी एक को ही पढ़ाएंगे। तो ज्यादातर प्रीफर करते हैं हमारी सोसाइटी किसको भेजने के लिए, लड़के को भेजती है कि नहीं। यहाँ पर ऐसे में कहेगी कि नहीं लड़की है जाने दो, उससे अच्छा इसको यहीं पर पढ़ाना बंद कर देते हैं, अपने लड़के को ही बाहर भेज करके पढ़ाते हैं और रहने देते हैं, इतना ही, ठीक। ये चीज करते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि हाईली पेइंग जॉब्स, ठीक। आप समझते ध्यान से, हाईली पेइंग जॉब का मतलब जो प्रेस्टिजियस जॉब होती है, बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, वहां पर लड़कियों का पार्टिसिपेशन अभी भी आज भी कम है वहां पर। जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, इन सेक्टर्स में अभी भी कम है। धीरे धीरे तो अब जो है एजुकेशन लेवल बढ़ना शुरू हुआ, तो अब बढ़ रही हैं। डॉक्टर हो गई तो यहाँ पर अभी भी डॉक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ उतनी लड़कियां नहीं है जितना कि लड़के हैं, मेल डोमिनेंस है, ठीक। तो हर सेक्टर में जो हाई पेइंग जॉब है, ठीक है, इन सेक्टर्स में एजुकेशन कम होने की वजह से ही क्या हुआ है, इनकी पार्टिसिपेशन भी क्या है, महिलाओं की बहुत कम है, हो गया ना, ठीक। अगला लिखा हुआ है कि वर्किंग आवर्स। लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं कि वर्किंग आवर्स का मतलब, अगर एवरेज काम करने की बात कहा जाए कि लड़कियों को हमारे यहाँ ये सोचते हैं कि खाली वो क्या करेंगी, घर का काम करेंगी, यही सोच करके हम लोग जो है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि घर का ही काम ले लें या कहें चाहे बाहर का काम ले लें, ये माना जाता है कि लड़कियां लड़कों से 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं पर डे। इसका मतलब है कि अगर लड़कियां अगर लड़कों के जैसे अगर इकोनॉमिकली अगर वर्क करना शुरू कर दें, जॉब करना शुरू कर दें, तो लड़कों से ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। हो सकता है कि नहीं ये चीज, ठीक। क्योंकि लड़कियां क्या कर रही हैं, 1 घंटा ज्यादा काम कर रही हैं, मतलब लड़कों से ज्यादा वो क्या कर सकती हैं, काम कमा सकती हैं, पैसे बना सकती हैं, ठीक है। ये चीज हुआ है। लिखा हुआ है कि मेनी पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन एंड गर्ल्स चाइल्ड aborted before born and decline sex ratio 1909।
समझते हैं 919, ठीक है। तो यहां पर समझते हैं मेनी पेरेंट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आज भी सोचते हैं कि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरे जो बच्चा मेरा हो वो क्या हो, बेटा हो, ना कि बेटी। ऐसा सोचते हैं अभी भी बहुत सारी सोसाइटी में हैं जो एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड हैं, और या फिर जो पिछड़े जो समाज के लोग हैं, जो जिनकी सोच जो होती है ऑर्थोडॉक्स होती है, वो लोग सोचते हैं कि बेटा ही हो, ठीक है, बेटी ना हो, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। ये सब सोच करके बहुत सारी होती हैं जो लोगों की थिंकिंग होती है, उसको सोच करके क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे घर बेटी ना आए, बेटा ही आए। अगर उनको पता चल जाए किसी तरीके से, ठीक, इनफर्टिलिटी अगर टेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम है, गुनाह है, कभी नहीं कराना चाहिए, अगर पता चल जाए तो वो क्या करते हैं, पेट में ही बच्ची को क्या कर देंगे, मार देंगे, ठीक। या फिर वो सोचते हैं अगर बच्ची आई भी तो कई जगह ऐसे होते हैं कितने केसेस में कि बच्ची पैदा होने के बाद भी हॉस्पिटल में या फिर कहीं बाहर ले जा करके छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज करते हैं कि सोचते हैं कि मेरे पास बेटा ही रहे, बेटियों को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं दिया जाता है, प्रेफरेंस। समझ में आया कि नहीं, यहां तक आया ना? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वुमेन पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। समझते हैं वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि वुमेन्स का जो है पॉलिटिकल में या पॉलिटिक्स में जो है, राजनीति में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है या किस तरीके से कितना भागीदारी है, इसके बारे में यही जानना है हमें। तो लिखा हुआ है कि लोकसभा में जो है कितना है पार्टिसिपेशन, मात्र 14.36%। 2019 के डाटा के अनुसार मात्र 14.36% महिलाएं ही केवल क्या की थी वहां पर, लोकसभा सीट के लिए जीती थी। आई बात समझ में ना? इतना ही जीती क्या, लड़ी थी मात्र, ये इतना केवल लड़ी थी वो। 14.36% पूरे भारत में केवल महिलाएं लड़ी थी 2019 के डाटा के अनुसार। और उसके बाद लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उससे भी बुरा हाल है। कितना है, 5% से भी कम है। मतलब पूरे हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हो गया कि जहां पर इलेक्शन होता है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में, हर जगह पर विधानसभा चुनाव या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जहां इलेक्शन होता है वहां पर 5% से भी कम पूरे भारत में महिलाओं की भागीदारी है। जिसका मतलब हो गया, अगर वर्ल्ड में हम रैंक के हिसाब से देखें कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिक्स में, तो हम लोग नीचे से कहां पर आते हैं, बॉटम लेवल पर आते हैं, एकदम नीचे आते हैं हम लोग। आई बात समझ में ना? इतना घटिया हमारा क्या हो गया है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है या महिलाओं की जो भागीदारी की हुई है। मतलब इतना अभी आज तक हम लोग पीछे हैं कि नीचे हम लोग आते हैं, 190 देशों में सबसे नीचे आएंगे हम लोग, देखा जाएगा तो, ठीक। उसके बाद लिखा है कि वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है पॉलिटिक्स में कि महिलाओं की भागीदारी को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। क्या चीज? लीगली बाइंड टू फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडी। समझते हैं ध्यान से। लीगली बाइंड मतलब होता है कि लीगली का मतलब होता है कि इस तरीके से ये चीज एकदम बाइंड कर दिया जाए, संवैधानिक रूप से इसको जो है दर्जा दे दिया जाए कि हर क्षेत्र में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वहां पर 1/3 सीट जो है 1/3 सीट किसके हाथ में आनी चाहिए, महिलाओं के लिए ही होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टोटल 545 सीट है तो उसका 1/3 सीट किसके लिए होना चाहिए, वुमेन्स के लिए। केवल वुमेन्स ही उस पर लड़ सकती हैं और मेल नहीं लड़ सकते हैं, ये चीज हो गया। या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जितना भी सीट है, एग्जांपल के तौर पे अगर 100 सीट है कहीं का, ठीक, तो 100 सीट में से 33 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कौन लड़ेगा, वहां पर वुमेन लड़ेंगी। आगे बात समझ में ना? केवल उन्हीं के लिए वो सीट रहेगी, ठीक। ये चीज हो गया। एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट हैज द सीट रिजर्व्ड एज 1/3 फॉर द वुमेन्स इन ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम। समझते ध्यान से। जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कि पंचायती राज सिस्टम जब आया था 1992 में, तो ये चीज किया गया था कि उसमें 1/3 भाग जो है रिजर्वेशन दे दिया गया था। लोकल गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी, ठीक है, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, वो किसके लिए हो जाएगी, 1/3 सीट वुमेन्स के लिए हो जाएगी। सेम एज लोकसभा और राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्या कर देना चाहिए, 1/3 सीट किसके लिए कर देना चाहिए, वुमेन्स के लिए रिजर्व कर ही देनी चाहिए। आगे बात समझ में ना? यहां तक पूरे समझ में आ गया डिटेल अच्छे से, ठीक। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि रिलीजियन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। समझते हैं ध्यान से। धर्म, ठीक, धर्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है संप्रदाय, और उसके बाद पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि राजनीति, ठीक है। धर्म का और संप्रदाय का, सांप्रदायिकता का राजनीति पर क्या असर पड़ता है और किस तरीके से हमारे देश में छाया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि रिलीजियस
हाँ, डाइवर्सिटी इज वाइडर स्प्रेड एट वर्ल्ड लेवल। रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो धर्म जो होता है, धर्म से रिलेटेड जो विभिन्नताएं पाई जाती है, धर्म से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स में भेदभाव किया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज भी छाया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था सिविक्स के कि श्रीलंका का भी देखा हुआ था, वहां पर सिंघाला और तमिलियन रहा करते थे कि नहीं। तो धर्म के नाम पर ही पूरे स्टेट को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था और डिस्क्रिमिनेट करती थी वहां की सरकार। दूसरा हमने पढ़ा था बेल्जियम का। बेल्जियम में कौन थे, डच और फ्रेंच स्पीकर थे, जहां पर वहां भी क्या करते थे, स्पीकिंग के नाम पर क्या करते थे, लोगों में डिफ्रेंशिएट करती थी, गवर्नमेंट करती थी कि नहीं। ये चीज हो गया। तो पॉलिटिक्स में जो है ये पूरे हमारे देश में ही नहीं, ये पूरे विश्व में, हमारे देश में तो सबसे ज्यादा है धर्म के नाम पे जो है कि धर्म के नाम पे वोट मांगना, ये तो एकदम विडंबना हो गई है कि नहीं ठीक है, इस धर्म को जो है हमें पता है कि यहाँ पर ये धर्म सबसे ज्यादा है, तो इस धर्म को अगर फॉलो करेंगे तो हमें वोट ज्यादा मिलेगा। वोट बैंक किसको कहते हैं, ठीक, कि धर्म के नाम पे जो है वोट मांगना, ये चीज कह करके कि हमने ये काम किया इस धर्म के लिए तो आपको वोट देना चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धर्म के नाम पे काम करके वोट मांगना, ये तो सिस्टम हो चुका है हर जगह का, एक जगह अपने यहाँ का नहीं है, पूरे विश्व में ये चीज फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया। समझते हैं ध्यान से, वेरियस रिलीजियस ग्रुप है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे बड़ा जो रिलीजियस ग्रुप है हमारे यहाँ कौन सी है, वो हिंदू की है कि नहीं। हिंदू सबसे ज्यादा है मेजॉरिटी में, उसके बाद और भी हैं माइनॉरिटीज जो रिलीजियस ग्रुप है, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, ये सारे भी और भी हमारे यहाँ धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लिखा हुआ है कि गांधी जी सेज दैट रिलीजियस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने एक बात बोली थी और ये सही भी बोला था उन्होंने। ठीक, क्या बोला था कि हाँ, उन्होंने ये बात बोली थी कि रिलीजियस कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि धर्म को जो है पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को पॉलिटिक्स के साथ लेकर के ही चलना पड़ेगा और लेकर के लोग चलते हैं। पॉलिटिक्स को लेकर के साथ का मतलब होता है कि धर्म को अगर नहीं लेकर के चलेंगे तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। आई बात समझ में ना। तो धर्म के हर धर्म के लोगों को अगर साथ में लेकर के अगर हम चलेंगे तो सभी धर्मों को क्या कर सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं। कि मान लीजिए अगर हिंदू धर्म के ही केवल यहाँ पर नेता रहेंगे और सरकार रहेगी, मुस्लिम धर्म का कोई भी नेता अगर नहीं हुआ कहीं से रिप्रेजेंटेटिव, तो इसका मतलब है मुस्लिम धर्म या सिख धर्म या क्रिश्चियन धर्म, किसी भी उन धर्मों को क्या करने लगेंगे, लोग दबाने लगेंगे, उनका शोषण करने लगेंगे। इसलिए अगर उस धर्म के भी अगर नेता राजनेता रहेंगे तो क्या होगा, वहां पर वो अपनी धर्म से रिलेटेड अपने सेक्ट्स को, अपने समुदाय कम्युनिटी को क्या करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे कि नहीं, इस तरीके से। ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगला लिखा है कि ह्यूमन राइट्स आर्ग्यूड दैट इन कम्युनल राइट्स, लिखा हुआ है कि मोस्टली विक्टिम्स आर माइनॉरिटीज। समझते हैं ध्यान से। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन ने ये चीज कहा था कि ह्यूमन राइट्स ने जब एक बार हमारे देश में सर्वे हुआ तो ह्यूमन राइट्स ने ये पाया कि कभी भी कम्युनल राइट्स होता है, जैसे सांप्रदायिक दंगा हो गया। सांप्रदायिक दंगा का मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में, मुस्लिम सिख के बीच में, हिंदू सिख के बीच में, या किसी भी दो धर्मों के या दो से अधिक धर्मों के बीच में अगर क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसमें ज्यादातर जो होते हैं मरते हैं, दबाया जाता है, शोषण होता है किसका, जो माइनॉरिटीज होती हैं। होता है कि नहीं ये चीज। ठीक, अब जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हो गया दो धर्मों के बीच में, और हमें पता है कि यहाँ पर इस एरिया में जो है सबसे ज्यादा 90% लोग कौन रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। ठीक, और 10% कौन रहते हैं, हिंदू रहते हैं। तो मुस्लिम और हिंदू के बीच में अगर झड़प हुई तो कौन जीतेगा इसमें, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 90% कौन रहता है यहाँ पर, 90% मुस्लिम अगर हैं, ठीक, मुस्लिम है, और वर्सेस 10% मात्र कौन है, हिंदू हैं। तो कौन जीतेगा इसमें, जाहिर सी बात है यहाँ पर मुस्लिम जीतेंगे कि नहीं, क्योंकि 90 लोग हैं हिंदू सोचिए और 10 लोग मात्र हिंदू, 90 लोग मुस्लिम हैं और 10 लोग मात्र कौन है, हिंदू हैं। आई बात समझ में ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मान लीजिए कोई और ले लिया जाए रीजन, हमारे यहाँ मान लीजिए, फिर से हमारे यहाँ देख लेते हैं, अगर 90 लोग क्या हैं, हिंदू हैं, ठीक, और वर्सेस 10 लोग क्या हैं, क्रिश्चियन हैं। ठीक है, क्रिश्चियन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन जीतेगा यहाँ पर, हिंदू जीतेंगे कि नहीं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी होगी वही जीतेगा। ये चीज हो गया, समझ में आ गया ना। ठीक, आगे यही चीज लिखा हुआ है। ठीक, अगला लिखा हुआ है वुमेन्स मूवमेंट आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉ ऑफ ऑल वेरियस रिलीजियस ग्रुप
डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन। समझते हैं ध्यान से, ठीक है। समझ, इसका मतलब हो गया कि वुमेन्स ने मूवमेंट किया, कि महिलाओं ने ये आंदोलन किया कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो गया, सभी रिलीजियस ग्रुप में वहां की जो फैमिली लॉ होती है, ठीक है, फैमिली लॉ मतलब परिवार से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाते हैं उसमें अक्सर ये चीज पाया गया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। इसको चेंज करना चाहिए और क्या लाना चाहिए, इक्विटेबल लाना चाहिए, मतलब इक्वल स्टेटस देना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों की भांति इक्वल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं यहां तक, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि वन डोमिनेंस रिलीजियस कम्युनिटी, इसके बाद डिमांडेड देयर राइट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनॉरिटीज रिलीजियस community and government also protect and prefer their religious group is called political community, ठीक है। समझते हैं कम्युनिज्म। वन डोमिनेटेड रिलीजियस कम्युनिटी, वन डोमिनेटेड रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब होता है ऐसी कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा ग्रुप में हो, मतलब सबसे ज्यादा समूह उनकी जनसंख्या हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो हम किसी भी स्टेट का अगर ले लेते हैं, स्टेट में जैसे अपने उत्तर प्रदेश का ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में 80% कौन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ठीक है। अगर 80% हिंदू रहते हैं तो हमें पता है कि पूरे हिंदुओं की मेजॉरिटी क्या है, हिंदू मेजॉरिटी ज्यादा है। और हमें पता है कि अदर जो कास्ट हैं, ठीक है, अदर रिलीजियस जो ग्रुप हैं, वो जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये सब क्या है, मात्र 20% के अंदर में ही आते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब माइनॉरिटीज हो गए। तो मेजॉरिटी ग्रुप वाले माइनॉरिटीज को क्या करेंगे, उनका जो है नाम लेकर के या उनका जो है विरोध करते हुए अपने राइट्स की या अपने डिमांड को सरकार के सामने रखेंगे। यहां तक कि जब ये रखेंगे भी तो सरकार क्या करती है, इन्हीं की बातों को मानती भी है। तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल कम्युनलिज्म। का मतलब होता है कि सरकार भी चाहती है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ उसी की बात सुना जाए। आगे बात समझ में ना, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने कह दिया कि हमारे यहाँ ये चीज जो है ये पुराने समय से चलती आ रही है, इसको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिज्म टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्म, ठीक। जिसका मतलब इसमें दिया हुआ है कि कम्युनिज्म इज एवरीडे लाइफ लाइक स्टेरियोटाइप ऑफ वेरियस कम्युनिटी एंड बिलीव द सुपीरियरिटी वन रिलीजियस ओवर अदर रिलीजियस ग्रुप। समझते हैं ध्यान से कि कम्युनिज्म जो होता है कि हम लोग जो देखते हैं एक तरीके से सांप्रदायिकता अपने देश में डे बाय डे देखते आते हैं कि एक जो धर्म के लोग होते हैं दूसरे धर्म की क्या करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं कि वो धर्म जो है खराब है, ये धर्म में ऐसी बुराइयां हैं, इस धर्म में ऐसी बुराइयां हैं, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाना चाहिए, उसमें बुराइयां हैं, मुस्लिम धर्म, या फिर कोई कहेगा हिंदू धर्म में ये बुराइयां हैं, ये धर्म नहीं अपनाना चाहिए, कोई दूसरे धर्म की बात करेगा। तो इसको कहा जाता है कि अपने धर्म को सुपीरियर बताएंगे और दूसरे धर्म को क्या करेंगे, निंदा करेंगे या उनकी बुराई करते रहेंगे, ठीक। अगला दिया हुआ है मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेशन वर्सेस सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट माइनॉरिटी। समझते हैं ध्यान से, मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब होता है कि ऐसी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में हो। जैसे मैंने बताया था हमारे यहाँ मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा कौन होते हैं, हिंदू होते हैं। तो इन्होंने अपना अगर डोमिनेशन किया होता है तो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है वो एक साथ मिल करके क्या करती हैं, एक अपना पॉलिटिकल पार्टी अलग से बना लेती हैं। मेजॉरिटी ग्रुप में अगर मान लीजिए किसी पार्टी में अगर वो हैं भी, नेता हैं या सरकार में भी हैं, तो पता चलता है कि सरकार उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उन्हीं पार्टी के ज्यादा ध्यान देती है जो मेजॉरिटी में होते हैं, ठीक। तो इस वजह से उनके जब डिमांड्स को नहीं सुनते हैं तो ये लोग अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लेते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। आगे बढ़े तब नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि सेक्युलर स्टेट, ठीक। इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि जहां पर धार्मिक समानता या धार्मिक सम्मान दिया जाता है एक स्टेट के द्वारा, उसको बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि इसमें ये चीज देखा जाएगा कि सेक्युलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर किसी भी धर्म का ना हम अपमान करेंगे ना ही उसकी बुराई करेंगे, ठीक है। और हम जो हैं किसी भी धर्म को करने से मना भी नहीं करेंगे। आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो चाहें वो उस तरीके से रीति रिवाज, पूजा पाठ, चाहे जिस भी धर्म से हो उसके अकॉर्डिंग जो रीति रिवाज उससे होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजियस फॉर इंडिया। मतलब हमारे संविधान में डायरेक्टली
ये चीज कहा है कि हमारे देश का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजियस नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई भी एक धर्म पर्टिकुलर नहीं होगा जो एक ऑफिस में प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी भी ऑफिस में, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, वहां पर किसी एक धर्म का प्रचार या एक धर्म की बात नहीं की जाएगी। सभी धर्मों को समानता देना है, इसीलिए बिना धर्म के, यानी कि हमें ऑफिशियल कोई भी रिलीजियस हमने नहीं एक्सेप्ट किया हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। अगला दिया हुआ है कि our constitution does not give स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजियन, ठीक है, कि हमारा संविधान ये भी कहता है कि किसी भी हम जो है सरकार को या हमारे किसी भी जो संविधान है ये जो है किसी भी स्पेशल जो है कोई प्रोविजन या स्पेशल स्टेटस किसी भी एक रिलीजियन को नहीं देता है। कोई एक धर्म को ये नहीं कहता है कि ये धर्म हमारे लिए स्पेशल होगा, इसके लिए हम अलग से दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे, और जो माइनॉरिटी वाले धर्म हैं उनको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। इनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इनको कम प्रेफरेंस देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक धर्म को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, दूसरे धर्म को कम प्रेफरेंस देंगे। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आगे बात समझ में ना, मतलब सरकार को सभी धर्मों को समान तरीके से लेकर के चलना होगा और सभी धर्मों को समान तरीके से ट्रीट करना होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक। लिखा हुआ है कि ऑल इंडिविजुअल्स कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपागेट एंड एनी रिलीजियस, ठीक, ग्रुप, ठीक है, समझते ध्यान से। तो यहां पर लिखा हुआ है और नॉट फॉलो एनी, समझते ध्यान से कि एनी इंडिविजुअल और एनी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी, ठीक है, समझते ध्यान से। कोई इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति हुआ या कोई ग्रुप ऑफ व्यक्ति हुआ, चाहे जिस भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के अनुसार वो क्या कर सकता है, अपना प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, ठीक। प्रैक्टिस मतलब होता है अपने रिचुअल्स को परफॉर्मेंस दे सकता है। परफॉर्म का मतलब होता है कि अपने रीति की रिवाज के अनुसार कार्य करना, जैसे अपने रीति के अनुसार शादी करना, अपने रीति के अनुसार पूजा पाठ करना, अपने रीति के अनुसार जो है चाहे दूसरे धर्म का हो तो नमाज पढ़ना, या फिर अदर धर्म से, जैसे क्रिश्चियन धर्म से है तो उसके अनुसार जो रीति रिवाज होते हैं उसे करना, जैन धर्म के हैं तो उनसे उस तरीके से रीति रिवाज करना, बौद्ध धर्म से हैं तो अपने अनुसार रीति रिवाज करना। ये सब करने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है पूरी तरीके से, हमारे संविधान ने दिया हुआ है, ठीक। तो ये डायरेक्टली ये भी चीज दिया हुआ है, हमारी ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली वर्णित है कि आप अपने अकॉर्डिंग या अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी धर्म से आप लोग आते हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार, उसके अनुसार रिचुअल्स, कोई भी चीज परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप, ठीक। इसमें कोई भी आपके रोकने और टोकने वाला नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? यहां तक आगे बढ़े तब, ठीक है। यहां लिखा हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हेन डिस्क्रिमिनेट एनी रिलीजियस ग्रुप, समझते ध्यान से। संविधान डायरेक्टली वो चीज कह देता है या इस चीज को इनकार कर देता है कि अब आप जो है किसी भी रिलीजियस ग्रुप का या किसी भी धर्म का आप क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अगर अपमान कर रहे हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। अगर संविधान के खिलाफ है इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप दंड के पात्र बन जाएंगे, मतलब आपको इसके खिलाफ आपको जो है सजा भी हो सकती है। तो आपको किसी भी धर्म का अपमान करने की कोई भी संविधान ने वो इजाजत या मंजूरी नहीं दी है। समझ में आ गया ना यहां तक? नेक्स्ट जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अलाउ टू इंटरवेन इन द स्टेट इन ऑल रिलीजियस मैटर। समझते ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा है कि स्टेट जो भी हो, चाहे कोई भी देश हो या देश के वहां पर छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो राज्य हो गए, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, सभी रिलीजियस ग्रुप में जो होंगे शामिल रहेंगे। हर रिलीजियस ग्रुप में शामिल होने का कारण होगा कि सभी रिलीजियस ग्रुप को क्या करेंगे, ताकि कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप डोमिनेंसी ना कर पाए, पहली चीज। और दूसरा चीज कि उनके बीच में कभी सांप्रदायिक दंगे ना हो। आई बात समझ में ना? सांप्रदायिक दंगे का मतलब, इसका सिंपल भाषा में समझाते हैं कि जैसे अगर एक रिलीजियस ग्रुप का केवल एक ही धर्म के लोग केवल राजनेता अगर बन गए तो पता चलेगा कि वो सिर्फ अपने धर्म के, जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें कि केवल अगर मुस्लिम धर्म के राजनेता बन गए तो मुस्लिम धर्म से ज्यादा रिलेटेड वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि हमारे धर्म का क्या हो, विकास हो, ऐसा सोचेंगे कि नहीं, ठीक। या फिर हिंदू धर्म के सभी राजनेता अगर हो गए तो सोचेंगे कि हिंदू धर्म का हम लोग ज्यादा विकास करें, कम विकास करेंगे अदर धर्मों का। या फिर दूसरे धर्म के अगर होंगे, सिख के हो गए, क्रिश्चियन के हो, किसी भी धर्म के अगर हो जा रहे हैं तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, सभी धर्मों में जो है स्टेट गवर्नमेंट या किसी
किसी भी धर्म को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हर धर्मों के साथ लेकर के उनको साथ साथ चलना होगा। पूरी बात समझ में आ गई यहां तक ना? ठीक, आगे बढ़े तब। नेक्स्ट दिया हुआ है टॉपिक कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट का मतलब होता है जाति और पॉलिटिक्स मतलब है राजनीति। ठीक है, जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है और जाति जो है राजनीति को किस तरीके से दबाए हुए जकड़ करके रखी है अपने भारत में, ये चीज देखेंगे हम लोग। और ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? ज्यादातर अपने यहाँ इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि जातिवाद वाला और जाति को जो देखा जाता है वो सिर्फ और कहां देखा जाता है? अपने इंडिया में। दूसरे देशों में इस तरीके से जाति वाला नहीं है कि हाँ ये जाति के तुम हो, ये जाति के तुम हो, ऐसे जाति के हो, छोटी जाति से हो, बड़ी जाति के हो, माइनॉरिटी में आते हो तुम, ओबीसी के हो, एससी के हो, जनरल के हो, कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? अपने इंडिया में। आई बात समझ में ना? तो वही लिखा हुआ है कि कास्ट का पॉलिटिक्स से किस तरीके से रिलेशन है, इसके बारे में बताया है। लिखा हुआ है कि मोस्टली इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में ज्यादातर ये पाया जाता है। लिखा है कि सेम कास्ट मैरिज सिस्टम। ठीक है, लिखा हुआ है प्रेफरेंसेस ऑफ कास्ट इन जॉब एजुकेशन, उसके बाद लिखा है पॉलिटिक्स। समझते हैं? सेम कास्ट मैरिज सिस्टम का मतलब होता है ज्यादातर हमारे यहाँ ये समाज में व्याप्त है कि जैसे अगर आप किसी भी जाति से आते हैं, ठीक, तो सोचेंगे कि हम भी उसी जाति के ही, मतलब आप सोचेंगे कि अगर 10 लोग बीच में आपके बैठे हैं तो आपके जाति का कौन सा है कि आप सोचेंगे उसी के साथ हम बैठे। कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो सोचेंगे भी कि वहां पर मैं अपने जाति के लिए ही प्रेफरेंस दूं। ठीक, यहां तक कि आज भी हमारे यहाँ सोसाइटी में ये व्याप्त है कि अपने ही जाति में क्या करनी है? शादी करनी है। ठीक, ये नहीं है जैसे हम अगर जिस जाति के हैं तो उसी जाति में ही जाकर के शादी करेंगे। अगर आप यादव हैं तो यादव में जाकर के शादी करेंगे, जाट हैं तो जाट में शादी करेंगे। ठीक है, मौर्य हैं तो मौर्य में शादी करेंगे, पंडित हैं तो पंडित में शादी करेंगे। ये चीज हो गया है। तो आज ऐसा चीज व्याप्त हो गया है कि हम जाति में ही, कि हमारे क्या है, हमारे सोच में भर गया है कि नहीं दूसरी जाति में नहीं कर सकते हैं शादी। ठीक है, तो अभी आज भी हमारी सोच क्या है? ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, पुरानी सोच, अभी रूढ़वादी सोच में हम लोग जीते आ रहे हैं। ठीक, तो ये चीज हो गया सेम कास्ट में करते हैं। फिर प्रेफरेंसेस इन कास्ट इन जॉब एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स आल्सो। ज्यादातर ये प्रेफरेंसेस दिया जाता है कि पॉलिटिक्स में भी। पॉलिटिक्स का मतलब हो गया कि कोई भी राजनेता होगा वो सोचेगा कि मेरी जाति का जो है उसी को पहले क्या बनाएं, पॉलिटिक्स में एंटर कराया जाए, या वो सोचेगा कि मैं अपने या तो बेटा को, बेटी को ही, या अपने ही किसी वंशज को क्या करूं, मेरे बाद वही सीट को संभाले। आई बात समझ में ना? तो ये चीज सोच लेता है। या फिर वो सोचता है कि मेरे ही जाति का कोई आए तो ही मैं उसको क्या कर दूं, यहाँ का सीट दे दूं और उसको एमएलए या एमपी के लिए लड़ा दूं। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, जैसे मान लो मैंने कह दिया ए कास्ट का हमारे यहाँ सरकार है। ठीक, किसी भी मैंने कहा कि पर्टिकुलर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी को मैंने कहा कि मान लो ए कास्ट है, कोई ए मान लो का ए नाम से कास्ट है और वो कास्ट की यहाँ पर सरकार चल रही है। यहाँ से मान लो बी सी डी एफ ई एफ जी सारे अलग अलग कास्ट हैं। ठीक है, ये सभी कास्ट इन्होंने क्या कर दिया कि जाकर के वहां से कह दिया कि हमको भी सीट दे दीजिए। तो वहां पर अब किस कास्ट की चल रही है? यहाँ पर ए कास्ट की चल रही है सरकार। तो वो सोचेगा कि जो भी अब ए कास्ट से आए होंगे उनको पहले सीट दिया जाए। आई बात समझ में ना? ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से वो सोचेंगे कि जिस कास्ट से मैं हूं उसी कास्ट का ज्यादातर दिया जाता है प्रेफरेंसेस। इसके अलावा जॉब में भी होता है कि जैसे अगर आप यादव हैं तो सोचेंगे कि अगर आपके यहाँ कोई जॉब लेने के लिए आ रहा है तो सोचेंगे कि अगर यादव आएगा तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, बाकी दूसरी जाति को उसके बाद देंगे। ठीक, बहुत ऐसी जगह पर होता है कि जिस तरीके से देखेंगे अब मौर्य आ गया तो मौर्य को पहले प्रेफरेंस देंगे, दूसरी जाति को बाद में देंगे। ठीक, या फिर ऐसे देखेंगे, फिर कोई भी ऐसी जाति करके हो गया कि जितनी भी जाति होती हैं कि किसी भी जाति का इस तरीके से नाम लेंगे और वो देखेंगे अपनी प्रेफरेंसेस पहले देंगे जाति वालों के लिए। एजुकेशन में भी हो गया, तो एजुकेशन में भी ऐसे छूट देने लगते हैं कि सोचते हैं कि जाति के आधार पर कैसे होने लगता है। लिखा हुआ है कास्ट बैरियर्स कैन रिमूव थ्रू एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन। समझते हैं ध्यान से। ये जो कास्ट बैरियर हमारे बीच में ये जो इस तरीके से लगाया गया जातिवाद वाला जो हमारे दिमाग में घुस चुका है कि हम इसी जाति के द्वारा ही जाएंगे, हम अपने ही जाति में ये काम करेंगे, अपने ही जाति में शादी करेंगे, ये सब कुछ को जो है खत्म करने का एक ही सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीज? शिक्षा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना शिक्षा के आप जो है कभी भी जो है किसी भी बैरियर को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन, है ना? कि एजुकेशन सबसे बड़ा क्या होता है? वेपन होता है। किसी भी मतलब सबसे बड़ा ये हथियार है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए। आगे बात समझ में ना? ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा लिखा है कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई व्यवसाय जो शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर खेती कई सालों से कर रहे हैं और खेती करने की वजह से आपका जो है
वंश जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, जहां है उतने में ही अगर टिके हुए हैं तो सोचेंगे हम इसको छोड़ करके कोई और काम करें। जैसे गांव में आज भी होता है कि वो जब छोटा रहता है लड़का तब तक वो खेती के लिए देखता है, अपने पिता को देखता है, उसके बाद सोचता है कि अगर मुझे विकास करना है तो मैं क्या करूं, दूसरे शहर में चला जाऊं। तो अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाएगा काम करने के लिए और काम करेगा। तो उसका मेन व्यवसाय क्या था, कृषि था ना। और उसने छोड़ करके वो जाकर के कुछ और काम करना शुरू कर दिया। यहाँ से चला गया मुंबई, या फिर चला गया गुजरात, या फिर चला गया किसी भी बड़े शहर में, दिल्ली चला गया, या फिर आप कुछ लोग होते हैं कि अपने शहर को, अपने देश को ही छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, ठीक, यूएई चले गए, सऊदी अरब चले गए, कहीं भी जाकर के वहां पर काम करने लगते हैं। तो अपना मेन काम जो होता है छोड़ करके दूसरे काम में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। उसको कहा जाता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग ऑफ वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन, मतलब एक ऑक्यूपेशन मतलब एक काम से दूसरे काम में क्या करना, शिफ्ट करना। इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहा जाता है। दूसरा चीज लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि शहरीकरण करना। शहरीकरण मतलब देश से किसकी तरफ जाना, सॉरी गांव से किसकी तरफ जाना, शहर की तरफ जाना। आगे बात समझ में ना। तो गांव से आप शहर की तरफ जब जाते हैं तो इसमें बहुत सारी आपके अंदर से जो होती हैं थिंकिंग जो होती है खत्म होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर लोग, ये होता भी है कि शहर में रहने वाले लोगों के पास एजुकेशन ज्यादा होती है, ठीक, कंपेयर टू गांव में रहने वाले। गांव में रहने वाले आज भी ज्यादातर हर जगह पर ऐसा हुआ है जहां पर सोच आज भी क्या उनकी ऑर्थोडॉक्स है, पुरानी रूढ़वादी सोच है कि नहीं हम अपनी ही जाति में शादी करेंगे, समाज क्या सोचेगा, समाज को देख करके ये सब भी आज भी करते आते जाते हैं, ठीक है। और जो कि धीरे धीरे शहरों में क्या हो रहा है, ये सारी बुराइयां खत्म हो रही हैं, ठीक। और क्योंकि वहां पर ज्यादा शिक्षित लोग हैं तो वो सोचते हैं कि कास्ट का बैरियर कोई भी नहीं रहना चाहिए। आगे बात समझ में ना, कास्ट बैरियर कोई ऐसा नहीं होता है। ह्यूमनिज्म सबके अंदर होनी चाहिए, ठीक, मानवतावाद, मानव अच्छा है, इंसान को अच्छा होना चाहिए, कास्ट की कोई बात नहीं होती है, ठीक। ये चीज हो गया। तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि शिफ्टिंग पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन को जब जनता गांव से शहर की तरफ जाने लगती है, या लोग गांव से शहर की तरफ जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं कि मुझे वहां पर अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे तरीके से रहने का रहन सहन ये सब जो है बदल जाएगा वहां पर, तो उसको कहा जाता है अर्बनाइजेशन। समझ में आ गया तक? पूरा डाउट है अभी तक? सारे टॉपिक समझ में आ गई? आगे बढ़े तुमने, ठीक। हाँ, अगला टॉपिक दिया हुआ है कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि राजनीति के अंदर जो है जाति को किस तरीके से समेटा गया है, किस तरीके से उसको ज्वाइंट करके जकड़ करके रखा हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ है। लिखा कि व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन। समझते हैं ध्यान से, जब कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ठीक है, यहां से समझते हैं ध्यान से कि मान लीजिए पार्टी, यहां पर हमारी पार्टी एक है, जैसे मैंने एक अपनी पार्टी बनाई, समझ लीजिए, और मेरे पार्टी का नाम है ठीक, मेरे पार्टी का नाम है रसगुल्ला, ठीक, और रसगुल्ला नाम से मैंने अपनी एक पार्टी बनाई और मैंने कह दिया इसमें जो है चीफ मिनिस्टर अब जो है आप अपने कैंडिडेट को जो है यहाँ से, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, और मैंने कह दिया ठीक लड़ना शुरू करूंगा। अब मेरे पास जो है मेरा पार्टी जो है मान लो बहुत तेजी से क्या हुई, विकास कर गई, और मेरी पार्टी स्टेट पार्टी बन गई। क्या बन गई? स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी क्या होता है वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी जान लेते हैं। स्टेट पार्टी मेरी बन गई, बहुत बड़ी तेजी से विकास किया, ठीक। अब लोगों ने सोचा कि स्टेट पार्टी की मांग बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, ये सारी की सारी नेशनल और स्टेट पार्टियां हैं। तो वैसे ही मान लो मेरी पार्टी का नाम रसगुल्ला था, और रसगुल्ला को जो है पूरे तरीके से क्या कर दिया मैंने, इतना स्प्रेड किया, धीरे धीरे इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, उनकी पार्टियों की तरफ बढ़ गई। तो लोग सोचे कि आप सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम भी यहां से सीट ले लेते हैं और चुनाव इन्हीं की पार्टी से लड़ते हैं, तो पता चले हम लोग जीत सकते हैं, ठीक है, ऐसे सोचेंगे। तो ये चीज करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक तरीके से, अगर मान लो मैं मौर्या हूं, तो मैं सोचूंगा कि पहले प्रेफरेंसेस दूंगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के अंदर भी, कैंडिडेट को उसकी अकॉर्डिंग के अनुसार और उसके एलिजिबिलिटी और उसके मानसिक व्यवहार के आधार पर जो है किसी को भी चुनना चाहिए कि उसकी तर्क शक्ति कैसी है। ऐसा नहीं है कि किसी को अपने जाति को लेकर के जो है किसी इंसान को चुनना चाहिए, ताकि वो विकास करने के मकसद से लड़े चुनाव, ना कि ये मकसद से कि अपना
जो है अपना जेबा भर सके, ठीक है ना। कभी भी ऐसे नहीं, किसी को चुनाव लड़ना चाहिए हमेशा तो कैसे लड़ना चाहिए, इस तरीके से कि अपने समाज का, अपने देश का और अपने लोगों का विकास कर सके। यह नहीं है कि अपना केवल विकास करे, अपने घर का विकास करे और अपने जेब का विकास करे, ठीक। क्योंकि वो पैसा जो होता है वो किसका होता है, आम आदमी का होता है। और आम आदमी का कहते हैं पैसा कभी जो है पचता नहीं है, एक ना एक दिन क्या होता है उसका फल जरूर मिलता है। तो कभी आम आदमी का पैसे को नहीं खाना चाहिए। आई बात समझे ना। तो ये चीज लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल की पार्टी जो होती है वो क्या करती हैं, ज्यादातर मैंने सोचा कि जिस पार्टी का, मान लो मैं जिस धर्म से हूँ, सॉरी जिस जाति से हूँ, पहले उसी जाति में क्या करूंगा, सबसे ज्यादा लोगों को कैंडिडेट को बनाऊंगा, ठीक। ये लोग सोचने लगते हैं कि अपने ही जाति के लोगों को पहले ज्यादा रखूंगा। दूसरा सोचने लगते हैं अपने धर्म के लोगों को रखना। अपने धर्म का मतलब अगर मैं हिंदू धर्म में हूं तो हिंदू को ही रखूंगा और ज्यादा धर्म को नहीं रखूंगा, हिंदू धर्म सबसे अच्छा होता है, ये वो सोच करके नहीं। ये ऑर्थोडॉक्स सोच होगी आपकी, ठीक है। रूढ़वादी सोच आपके अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा उस तरीके से, मैंने कहा किसी भी क्षेत्र में आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं तो उसके आपको वोट देना है, चुनाव में लड़ना है उसकी काबिलियत के आधार पर, ना कि उसके जाति या धर्म के आधार पर। पूरी बात समझ आ गई, ठीक है। अगला लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट अपील कास्ट सेंटीमेंट। समझते हैं ध्यान से, पॉलिटिकल पार्टी भी क्या करती है, या फिर पॉलिटिकल कैंडिडेट होते हैं जो नेता होते हैं या चाहे पार्टी जो होती है वो भी क्या करती है, सेंटीमेंट के नाम पर कि अरे यार तुम तो मेरे ही जाति के हो, गजब हो, अपने जाति में वोट करना चाहिए, दूसरे जाति में कहा जाता हुआ वोट देवे बदे, ठीक। ये चीज करते हैं, ज्यादातर होता है। खासतौर से जो अभी भी हमारे यहाँ स्टेट हैं, वो भी वही स्टेट जो जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, जहां पर साक्षरता बहुत कम है, पढ़े लिखे कम है, तो वो सोचते हैं कि ना अपने जाति में ही देना है, कि मैं इस जाति के हूं तो अपने ही जाति के नेता को वोटवा ही देना है, भले वो विकास करे या ना करे, भले उसका आपसे कोई नो मतलब हो या ना हो, ठीक है, भले वो आपके राज्य को या अपने देश, आपके जिले को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन देना किसको है, उसी के नाम पे, अपने जाति के नाम पे, कि मैं फलानवा जाति से हूं तो यही जातिया में ही दूंगा वोट। भले मेरा विकास उकास से नहीं मतलब है, या नहीं सोचेंगे कि मेरा विकास होगा कि नहीं होगा, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं होगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना है। बस ये सोचना है यही जाति का तो यही में हम वोट देवा, उससे क्या मतलब है हमसे, बस इतना ही सोच के वही में वोटवा जा करके बस अंगूठा मार के चले आते हैं, ठीक। ये चीज हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो सेंटीमेंट के नाम पे भी लोग क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं कि अरे यार ये तो अपने जाति का है, लाओ दो इसी के वोट दे देते हैं, भले कभी आज तक उसको जानते नहीं रहेंगे। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बता देता हूं, नाम तो नहीं लूंगा किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने क्या था, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आता हूं वो वहां पर मेजॉरिटी क्षेत्र में मौर्याज लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि मौर्यान लोग जो थे, भले ही उनसे उनका मतलब नहीं है, ना ही नाता है कुछ भी, फिर भी उन्होंने क्या किया, वोट उन्हीं को दिया और वो जीत भी गए। ऐसी कोई बात नहीं है, जीत भी गए। तो हालांकि अब उनसे मतलब नहीं है, ना उनको जानते हैं कि राजनेता हैं कैसे, किस प्रकार से वो काम करेंगे, विकास करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट दे दिया। किस आधार पर, जाति के आधार पर। तो ये क्या हो गया, सेंटीमेंट हो गया, दिमाग में बैठा हुआ है कि अपने ही जाति को क्या करना है, वोट देना है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड बाई पॉलिटिकल लीडर्स। समझते हैं ध्यान से, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, 18 साल से ऊपर का है, वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। पता होगा इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अपने भारत के किसी भी कोने से आप हो, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हैं तो 18 साल के अगर हो चुके हैं आप तो वोट कर सकते हैं, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट। वन पर्सन वन वोट का मतलब होता है कि एक इंसान की जो पास होता है सिर्फ कितना वोट होता है, एक वोट होता है। आपके एक ही वोट पास आपके पास है। अगर कोई भी इंसान है उसके पास एक वोट है, ना है कि 10 अंगुली है तो एक अंगुली से एक वोट देवा, दूसरे के 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट, पूरा 10 वोट देवा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि ऐसा होता है तो यहाँ पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, कि कहते हैं कि एक काम करो कि एक नाम से जो है पहले एक अंगुली से वोट दे लो, ये अंगुलिया को जो है फिर पोछ पाछ लेना, जाकर के कहीं से सियाही वाई मिट जाए, दोबारा फिर से आना, अब भी चल की अंगुली से देना वोट, दूसरा नाम का कौन, फिर तीसर की अंगुली से वोट देना। तो एक आदमिया कहीं कहीं तो 50-50 वोट दे देता है, अंगुलिया को मिटा उठा करके दूसरे का भी पैसे के लिए, ठीक। तो पॉलिटिकल लीडर क्या करते हैं, इनको
भरमाते हैं और भरमा करके पैसे दे दे करके अपना जो है वोट बैंक बनाने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि एक आदमिया से कई बार वोट दिलवा देते हैं। ठीक है, नाम नहीं लिया जाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ना राजनेता का, ठीक है, कि टारगेट ना हमका भैया हम लोग हों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ऐसी हर जगह पर यह व्याप्त है कि एक ही इंसान अपने उंगलियों का बार बार प्रयोग करके, एक इंसान के पास सिर्फ एक वोट का मोल होता है, लेकिन वो क्या करता है, कई सारे वोट एक का इंसान दे देता है, सिर्फ और सिर्फ किसके चक्कर में, पैसे के चक्कर में, और कोई भी, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो अगला लिखा हुआ है कि व्हेन पीपल सेज दैट कास्ट इज ए वोट बैंक ऑन वन पार्टी मींस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, वहां आर फ्रॉम सेम कास्ट। इसका मतलब क्या होता है, समझते ध्यान से। यदि कोई किसी भी इंसान ने ये कह दिया यदि कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है वोट बैंक इस कास्ट का है, ठीक है, या फिर किसी ने कह दिया कि यहाँ पर हमारा ही वोट बैंक है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसके कास्ट के लोग वहां पर ज्यादा हैं। आगे बात समझ में ना, अगर कोई भी इंसान अगर कह रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए गोरखपुर क्षेत्र में है, तो गोरखपुर क्षेत्र में अगर किसी ने कह दिया कि यहाँ पर इस कास्ट के, जैसे उसने कह दिया कि हमारा जो है, मान लो फलाने कास्ट से है, ठीक है, एक कास्ट से उसने है, और उसने कह दिया कि हमारे यहाँ जो है वोट बैंक सबसे ज्यादा हमारा है, इसका मतलब उसकी जाति के लोग सबसे ज्यादा उस एरिया में है, तभी वो कह रहा है। समझ में आ गया ना। तो वोट बैंक का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में उसी के जानने वाले या उसी की जाति के या धर्म के लोग होंगे, तभी वो कहता है कि वोट बैंक हमारा है। पूरी बात समझ आ गई, इसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है कि एमएलए एंड एमपीज, लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली लूज बाय कास्ट सिस्टम। समझते हैं ध्यान से, एमएलए या एमपी होते हैं, बहुत ऐसी जगह पर होती है जहां पर एमएलए एमपी जो होते हैं कास्ट के नाम पर ही क्या करते हैं, हार जाते हैं। उनके अभी एक हाल ही में मैं बता रहा हूं, एक बिहार में इलेक्शन जब हुआ था 2025 में, बिहार इलेक्शन जब हुआ था, तो बिहार इलेक्शन में एक कैंडिडेट थे, वो उनको माना जाता था कि सबसे बड़े, वो क्या थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा साइंटिस्ट भी थे, वो आए हुए थे और बिहार में वो इलेक्शन लड़े, और उसके अलावा भी क्या हो गए, वो हार गए। तो सबसे बड़े समझ लो एलिजिबल कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो क्या करिए हार गए थे, क्योंकि वो उस कास्ट से ना ही बिलोंग करते थे, ना ही वहां के लोग उनको बहुत ज्यादा जानते थे। तो हमारे यहाँ क्या है, व्याप्त है, दिमाग में भरा हुआ है कि अपने कास्ट को ही वोट देना है। कि सोचो उतना बड़ा वो पढ़ा लिखा, उनके सामने जो था कि उसके कंपैरेटिवली कुछ नहीं है राजनेता, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, हार गए। हारने का कारण था कि लोग वहां पर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की किस तरह काबिल कौन सा नेता है, उनको इससे नहीं मतलब है, उनको अपने जाति से वाले से और अपने धर्म वाले से, अपने जान पहचान वाले से मतलब है, बस उसी को वोट देना है और वोट दे करके काम खत्म करना है। समझ में आ गया ना इस तरीके से। तो ऐसा हमारे यहाँ ज्यादा प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है, कि कास्ट के अंदर कैसे तरीके से पॉलिटिक्स को डाला गया, ये लिखा हुआ है। ईच कास्ट ग्रुप वांट टू बिकम बिगर एंड गवर्न देयर कास्ट। समझते हैं ध्यान से, सभी कास्ट ये सोचते हैं ना कि हमारा कास्ट सबसे बड़ा रहे पूरे देश में, हर जगह जहां रहे हमारे कास्ट के लोग सबसे बड़े रहे, मजबूत रहे, ताकतवर रहे। वो यहां तक भी सोचते हैं, हर कास्ट वाले लोग हमारे यहाँ इतना ऐसा हो गया व्याप्त कि वो सोचते हैं कि मेरे ही कास्ट की क्या रहे, सरकार रहे, मैं जिस जाति से आता हूं उसी जाति की सरकार हो, ठीक, ताकि मेरा विकास हो और हम मजबूत रहें। ये सब जो होता है हमारे दिमाग में बैठ चुका है। तो पॉलिटिक्स को घुसा दिया गया है पूरी तरीके से, जो है कास्ट को पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से लोग घुसाने की कोशिश करते हैं, और घुसाया भी गया है कि ना हमारी ही जाति के लोग सबसे मजबूत बने, हमारे ही जाति के लोग क्या होंगे, उसी पार्टी में जो है काम करेंगे जाकर के, हमारी ही सरकार रहे, हमारी ही मजबूती रहे, हम जैसा चाहें वैसा हो। हर जाति के लोग अब सोचने लगे ऐसा ही। ठीक है, लिखा हुआ है कि व्हेन वेरियस कास्ट ग्रुप पार्टिसिपेट दे ट्राई टू डायलॉग्स एंड नेगोशिएट। समझते ध्यान से, यदि किसी भी स्थान पर ऐसा जब होता है कि कई पार्टी के, कई कास्ट के लोग एक साथ अगर बैठ जाते हैं ना, तो क्या करने लगते हैं, वो एक जाति वाला दूसरे जाति का क्या करने लगता है, निंदा करेगा कि इस जाति के लोग बहुत खराब होते हैं, इस जाति के लोग बहुत खराब होते हैं, हमारी जाति सबसे अच्छी होती है। अपने जाति का ज्यादा बड़ाई करेंगे, दूसरे जाति का बुराई करेंगे, उसी जाति का बुराई करेंगे, तो फलाने फलाने जाति को हमेशा टारगेट बनाए रहेंगे कि इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, उस जाति के लोग ऐसे होते हैं। ये देख देख करके, सुन सुन करके बस टारगेट बनाते हैं। उनके दिमाग की मेंटालिटी होती है, जो कि ऐसा कोई होता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, ना कहीं ऐसा होता है कि किसी जाति का जो होता है वो उस तरीके से आपको ट्रीट करेगा या उसके अंदर ऐसा व्यवहार है। ठीक है, हालांकि कुछ होते हैं कि एक्सेप्शन हो जाएंगे जो अपने कामों के लिए जो है पसंद ना करें, लेकिन जाति के आधार पर काम को पसंद करना या किसी इंसान को पसंद या नापसंद कभी भी नहीं करना चाहिए कि तुम इस जाति के हो, नहीं तुम ऐसा ही रहोगे या तुम ऐसे ही होगे, कि ठीक है तुम्हारी जाति ही बता देती है, फलाना ढिमकाना, ऐसा बहुत कुछ कहा जाता है। ये सब क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के खिलाफ है ये चीज।
हमेशा कभी भी किसी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने जाति को, केवल अपने जाति को प्रेफरेंस दें, दूसरी जाति का क्या करें, निंदा करते रहें बार बार, कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, लिखा हुआ है कि न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप इन पॉलिटिकल एरेना, लिखा हुआ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, समझते ध्यान से। इस टाइम नए ट्रेंड में जो चल चुका है, नई टाइप की एक प्रकार की चल चुकी है कि पॉलिटिकल एरेना में कि एक कास्ट नया ग्रुप जन्म लिया हुआ है। दो प्रकार के अब हमारे यहाँ कास्ट अब पाए जाने लगे हैं, एक बैकवर्ड कास्ट ग्रुप होता है और एक होता है फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। बैकवर्ड कास्ट ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप जहां पर पिछड़ी जाति लोगों को लिए कहता है, तो पिछड़ी जाति लोगों के लिए एक अलग तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक, जैसे तुम, अरे ये नीच जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये इस जाति का है, वो ऐसा है, वो उस जाति का है, उसको नहीं देखना। अब बड़ी जाति को अलग से देखेंगे, ये बड़ी जाति का है तो इनको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उनको अलग सम्मान दिया जाएगा, इनको कम सम्मान दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े जाति को भी बराबर हमेशा सम्मान देना चाहिए और छोटी जाति को भी हमेशा उतना ही सम्मान देना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके इस टॉपिक का पूरा सारांश यही था कि हमारे देश में जो है धर्म के नाम पर भी पॉलिटिक्स खेला जाता है, जाति के नाम पर भी पॉलिटिक्स खेला जा सकता है, या फिर अलग अलग समुदाय को लड़वा करके भी पॉलिटिक्स खेला जा सकता है। आपको जो है इस बात से सतर्क रहना और सावधान रहना है कि शिक्षित बनिए और उस क्षेत्र में जाइए जिस क्षेत्र में अपने देश का विकास हो सके, वैसा काम करिए जैसा आपके लिए अच्छा हो। उस तरीके से जो है किसी कैंडिडेट को चुनिए, या फिर कभी अपने जाति के आधार पर किसी को जो है जज मत करिए, किसी को धर्म के आधार पर जज मत करिए, किसी धर्म का निंदा न मत करिए, किसी जाति का निंदा मत करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पूरे तरीके से आपको समझ में आया होगा। कहीं भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। और मैं जो है, और अगर इसके बावजूद भी ना समझ में आए तो कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जरूर रिप्लाई करूं और आपको उसका आंसर बताऊं। ठीक है, अगली वीडियो के लिए हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।